सभी का सबसे पहले मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। मंच पर बैठे हुए सभी क्रांतिकारी मेरे बहन और इस कार्यक्रम में उपस्थित आपसे सभी सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ता एवं यहाँ उपस्थित आज इस कार्यक्रम के लिए पूरे देश भर में लगाया है और उसके लिए हमने 3 विषय रखे हैं। पहला विषय है वर्तमान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में अगर उसको डायरेक्ट करते तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज महिलाओं की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व न देना कि महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे जुल्म, अन्याय, अत्याचार का प्रमुख कारण है एक गंभीर चिंता। दूसरा विषय है महिलाओं का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किए बगैर व्यवस्था परिवर्तन संभव है। तीसरा विषय है चलो गांव की ओर अभियान के अंतर्गत संगठन का सामाजिक एवं भौगोलिक विस्तार करने से ही राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन सफल होगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे विषय चर्चा के लिए रखे गए। ये 3 विषय बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज्यादा गंभीर। इन 3 विषयों पर क्यों चर्चा करनी चाहिए? इन विषयों पर सब महिलाएं देश भर में क्यों चर्चा कर रही है और यही विषय भारत मुक्ति मोर्चा ने क्यों लगाया है, इस बात को हमें समझना होगा। ये 3 विषय जो है महिलाओं का राष्ट्रव्यापी संगठन हम लोग खड़ा करना चाहते हैं। उन्हें जो महापुरुषों की विचारधारा है उस विचारधारा से इस संगठन के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। इस संगठन का हम लोग भौगोलिक और सामाजिक विस्तार करना चाहते हैं। अब भौगोलिक विस्तार में ही उसके अंतर्गत ही झारखंड के धनबाद जिले में ये प्रोग्राम लगाया गया है। तो हर राज्य के हर विभाग में, हर जिले में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हर तहसील और हर गांव में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माननीय बाबा पेशवा साहब ने चलो गांव की ओर ये अभियान चलाया है और हर सहयोगी संगठन के माध्यम से हम लोग ये करना चाहते हैं। तो साथियों, सामाजिक विस्तार के अंतर्गत इस देश में ब्राह्मणों ने जो 6,500 जातियों का निर्माण किया है, उन 6,500 जातियों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। उनमें से 3 से 3,500 जातियां जो है उन्हें जोड़ने में हमें सफलता मिली। तो इस बामसेन के माध्यम से हमने अनेक जातियों को जोड़ा, उन्हें महापुरुषों की विचारधारा के माध्यम से जोड़ा और इस संगठन में हम लोग महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है इस देश की कुल आबादी का आधा हिस्सा है, यानी 50% हिस्सा महिलाएं हैं। अगर मान लो कि 150 करोड़ अगर हमारे देश की आबादी है तो उनमें से 75 से 80 करोड़ महिलाएं। इतनी बड़ी आबादी है और ये आबादी यानी आधा हिस्सा अगर आंदोलन से जुड़ा ही नहीं तो कौन सा आंदोलन सफल हो? कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया था, वो महापुरुषों का आंदोलन था और उनमें महिलाओं की भागीदारी थी। महिलाओं के बगैर कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। ये हमारे पुरुष भाई जो है ये कितना भी चाहे वो गुलामी से आजाद हो, रामों की चंगुल से आजाद हो, लेकिन जब तक महिलाएं आजाद नहीं होंगी आप लोग सफल नहीं हो सकते। इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। ज्योतिराव फुले जी ने क्रांति माता सावित्रीबाई फुले को साथ
1950 को जब संविधान इस देश में लागू हुआ तो उसके पहले क्या स्थिति थी? 1950 के पहले इस देश में कानून था, लेकिन ब्राह्मणों का कानून था। यानी मनुस्मृति की व्यवस्था इस देश में कानून था, लेकिन ब्राह्मणों का कानून था। 1950 के बाद में कानून है, लेकिन इंडियन पिनल कोड है, संविधान के तहत जो कानून है वो लागू है। और 1950 के पहले ब्राह्मणों का कानून था, और उनके कानून के तहत ना ही हमें शिक्षा का अधिकार था, ना शस्त्र धारण करने का अधिकार था, ना संपत्ति कमाने का अधिकार था। यानी अधिकार वंचित इस व्यवस्था ने हमारे लोगों को रखा। यानी ब्राह्मणों ने इस देश में 4 वर्णों का निर्माण किया। एक था ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का निर्माण किया, और उन 4 वर्णों के तहत हम लोगों को अधिकार वंचित किया। शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ थे? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कहाँ थे? इस वर्ण व्यवस्था में हमारा स्थान कौन सा था, ये हमें समझना होगा। शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति जो है वो कहाँ थी? समाज व्यवस्था में हमारे लोगों को स्थान ही नहीं था। ट्राइब्स कहाँ थे? आदिवासी कहाँ थे? इस वर्ण व्यवस्था में स्थान ही नहीं था, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों के कानून के तहत गांव में लागू थी। केवल गांव में जो लोग रहते थे वो ही वर्ण व्यवस्था में आते थे। जो गांव के बाहर रहते थे वो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो जंगल में रहते थे वो ट्राइब लोग थे। यानी इस देश की व्यवस्था ने हमारे लोगों को इतना मजबूर किया था, इतना मजबूर किया था कि हम लोग गांव में नहीं रह सकते। अगर अनुसूचित जाति के लोगों को घर के बाहर निकलना है तो वो लोग सुबह और शाम को नहीं निकल सकते थे, क्योंकि परछाई लंबी पड़ती थी। और परछाई लंबी पड़ने के कारण अगर किसी ब्राह्मण पर परछाई पड़ी, या उनके घर पर, या उनके किसी वस्तु पर हमारी परछाई पड़ी, तो वो लोग छुआछूत करते थे और वो लोग अपवित्र होते थे। यानी जानवर निकल सकता था, जानवर सुबह शाम कभी भी घर के बाहर निकल सकता था, जैसे गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली जो भी है निकल सकते थे। लेकिन हम लोग उन्हीं की तरह इंसान थे, लेकिन घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर घर के बाहर ही निकलना था तो हम लोगों को कब निकलने की आजादी थी? जब धूप कड़कती थी, दोपहर होती थी और छाव हमारे पैर के नीचे होती थी, तभी हम लोग घर के बाहर निकल सकते थे। और घर के बाहर भी निकलना था तो हमारे पुरखों के गले में हड्डी और कमर में झाड़ू उन लोगों ने लगाया। इतना जानवर से भी बदतर हमारी जिंदगी कर दी थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 के बाद इस देश के संविधान की वजह से हमें हक अधिकार दिए, और आज वर्तमान में जो हक अधिकार है वो हक अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। और इस बात को हमारा समाज भूल रहा है कि हमारे हक अधिकार की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी। खासकर आज यहाँ महिलाओं के लिए मैं आई हूँ, तो महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर हम लोग जो इकट्ठा है, मान सम्मान के साथ इन पुरुषों की बराबर से आप यहाँ आकर बैठे हैं। मैं यहाँ बात रखने का जो मुझे अधिकार मिला वो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला। आप लोग यहाँ पर आए हो, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने पहनकर आए हो, गाड़ी की या गाड़ी पर बैठकर आप यहाँ पर आए हो, वो सब कुछ संविधान के बदौलत मिला। क्योंकि ब्राह्मण ये अधिकार नकारे थे, पूरे के पूरे अधिकार ब्राह्मणों के पास थे। ब्राह्मणों ने अपने पास शिक्षा का अधिकार रखा था, शिक्षा ग्रहण करने का और शिक्षा देने का अधिकार उन्हीं के पास था। शस्त्र धारण करने का अधिकार उन्हीं के पास था। संपत्ति रखने का अधिकार, संपत्ति कमाने का अधिकार उन्हीं के पास था। यानी सभी महत्वपूर्ण अधिकार उन्हीं के पास थे। क्षत्रियों को शस्त्र धारण करने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उन्होंने रखा था। वैश्य पैसा कमा सकते थे और शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। और जो शूद्र वर्ण है, वर्तमान में ये जो शूद्र वर्ण है, ये कौन है? वर्तमान में संविधान में शूद्र वर्ण को ओबीसी की पहचान दी है। यानी अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उन्हें ब्राह्मण लोग शूद्र कहते थे, उन्हें ब्राह्मण लोग शूद्र कहते थे। और आज वर्तमान में
कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट की पहचान दी। और महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बाबा साहब ने बनाए, क्योंकि मनुस्मृति के कानून के तहत महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा गुलाम बनाया गया था और महिलाएं इस व्यवस्था में दोहरी गुलाम। पुरुष हमारे जो साथी हैं वो गुलाम नहीं है, वो सिंगल गुलाम और हमारी महिलाएं डबल गुलाम। पुरुष जो है व्यवस्था के गुलाम, केवल व्यवस्था के गुलाम, और हमारी महिलाएं व्यवस्था की गुलाम तो है लेकिन पुरुषों की भी गुलाम है। यानी हमें हमारी गुलामी को खत्म करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? दोहरा काम करना पड़ेगा, डबल काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारी महिलाएं जो है क्या काम कर रही है? अपनी गुलामी को चाहती है कि हम गुलाम नहीं। इस बात को क्या वो महिलाएं स्वीकार करती हैं? महिलाओं को पता ही नहीं है हम गुलाम हैं, क्योंकि संविधान की वजह से हमें सब कुछ आज मिला है। हर बार शिक्षा, गहने, कपड़ा, लत्ता, रोटी सब कुछ मिला है। इस वजह से हम लोग भूल गए थे कि हमें रामों ने गुलाम बनाया। लेकिन हमारी महिलाओं को इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम इस व्यवस्था के गुलाम हैं और हमें गुलामी को खत्म करना होगा, क्योंकि हमारे आजादी की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी और हमें हक अधिकार मिला। लेकिन वो आज हक अधिकार जो है वर्तमान में हमसे छीने जा रहे हैं। कौन छीन रहा है? तो इस देश की जो वर्तमान की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो हमारे हक अधिकार को छीन रहे हैं। संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र इस देश में चल रहा था। संविधान अगर खत्म हो गया तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। अब संविधान कैसे खत्म किया जाएगा? हमारे लोगों को अगर हम जागरूक करते हैं और कहते हैं कि संविधान खत्म होगा, तो हमारे लोग कहते हैं जो संविधान को हाथ लगाएगा उसका हाथ हम कलम कर देंगे। बोलो, संविधान को हाथ लगाए बगैर ही संविधान खत्म कर रहे हैं। अब कैसे, किस तरह से खत्म कर रहे हैं? जैसे कि देखिए, सरकारी क्षेत्र है, सरकारी नौकरियां हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन यानी आप लोग जो रिजर्वेशन बोलते हैं वो लागू है। यानी हमें संविधान ने अवसर दिया, जो अवसर मनुस्मृति ने नकारा था, लेकिन उसी अवसर को निजीकरण के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। यानी हमारे धर्म में सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनकी बदौलत पैसा आ रहा है, वो पैसा रोकने का काम इस व्यवस्था के माध्यम से हो रहा है। यानी निजीकरण में आपको रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, यानी रिजर्वेशन लागू है नहीं है। तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो आपके घर में जो पगार आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो नहीं आएगा। यानी फिर से आर्थिक रूप से आप लोग व्यवस्था के ऊपर डिपेंड हो जाओ, यानी फिर से गुलामी। ये अवसर हमें संविधान ने दिया कि हमें भी अवसर मिलना चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, जैसे कि ब्राह्मण और समस्त बाकी लोगों को जैसा अधिकार मिलता है उस तरह से भी हमें ये अवसर मिलना चाहिए। और हमें अवसर मिला, हमारे दादा परदादा को ये अवसर नहीं मिला। दीदी थोड़ा इधर ध्यान दो, थोड़ा इधर ध्यान दो, बाद में मैं भी आपके साथ आके बढ़ूंगी। हमारे दादा परदादा नाना परनाना जो थे उन्हें अवसर नहीं मिला, नौकरी नहीं करते थे। लेकिन 1950 के बाद में हमारे जो समाज के लोग हैं वो नौकरी कर रहे, उन्हें अवसर मिला। ये अवसर संविधान की वजह से मिला। मनुस्मृति ने ये अवसर हमसे छीना था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। और इस अवसर की वजह से हमारे घर में जो संपत्ति है, जो गाड़ियां हैं, जो बंगले हैं, उसी अवसर की वजह से। इस बात को हमें याद रखना होगा। और ये अवसर हमसे अभी छीना जा रहा है। हमारे बच्चों की शिक्षा हमसे छीनी जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे बच्चों की शिक्षा खत्म करने का षड्यंत्र चला रहा है। इस साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई। स्कूल में, कॉलेज में, सीनियर कॉलेज में, हर जगह पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई और इस न्यू एजुकेशन
वंचित रहेंगे। जिसके लिए महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, वो आंदोलन हम लोगों को आगे लेकर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे होते हुए नहीं दिख रहा है। इसीलिए भारत मुक्ति मोर्चा या वामसिक जैसे संगठन बनाए गए हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वामन मेश्राम। माननीय वामन मेश्राम साहब जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये आंदोलन का जो रथ है उसे अगर आपको आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम उसे पीछे भी जाने मत। लेकिन वामसिक और सहयोगी संगठनों के माध्यम से हम बाबा साहब के आंदोलन को बहुत आगे तक लेकर जा रहे हैं। ये हमारा यश है, इसमें हम लोग सफल हुए हैं। हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। वर्तमान में समाज में ऐसा कोई संगठन नहीं दिख रहा है कि जो बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं, ज्योतिराव फुले जी का आंदोलन सही मायने में चला रहे हैं। बहुत सारे संगठनाएं हैं, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो 3.5% ब्राह्मण लोग हैं। वामसिक और सहयोगी संगठनों में केवल SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वही लोग काम कर सकते हैं, वही लोग नेतृत्व कर सकते हैं। इसमें ब्राह्मण लोग जो है उन्हें परमिशन नहीं है, उन्हें एंट्री ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया वो हमारी गुलामी को क्या खत्म करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्हें हमने एंट्री ही नहीं दी। तो इस तरह से ये संगठन काम करता है। वर्तमान में हमारी लड़ाई जो है केवल RSS विरुद्ध मार्क्सिस्ट वैसी। RSS यह ब्राह्मण का संगठन है, जिसमें वो लोग नामधारी हमारे लोगों को लेते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में केवल ब्राह्मण ही होते हैं। पूरे देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मण लोग हैं और उनका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के नागपुर में है। नागपुर से पूरा देश चलाते हैं। आज इस देश में किसी की ऐसी ताकत नहीं कि वो ब्राह्मणों को जाकर उनका नाम पकड़े, लेकिन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हमने RSS के ऑफिस को घेरने का काम 2022 में किया। 6 अक्टूबर 2022 को हम लोग RSS के हेडक्वार्टर पर गए और बड़ी तादाद में पूरे देश से लोग आए। 4 से 5 लाख लोग आए थे और पूरा नागपुर पैक हो गया। पुलिस परेशान हो गई थी, इन लोगों को कहां लेकर जाए। वैन आ रहे थे, गाड़ियां आ रही थी, लोगों को उठा के लेके जा रहे थे, लेकिन जो लोग आ रहे थे वो लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही। तो पुलिस परेशान हो गई। मेश्राम साहब को सुबह उठा के लेके गए थे कि ये लोग RSS के हेडक्वार्टर पर जाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र का जो गृह मंत्री था, वो फडणवीस नागपुर का, तो उन्होंने मेश्राम साहब को उठाया, उनका लोकेशन ट्रैक किया। जैसे ही मेश्राम साहब को उठाया, एक खबर सोशल मीडिया में आई तो लोगों ने इंदौरा नाम का जो चौक है नागपुर का, वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई और ऐसी हमारी जो दादी की उम्र की महिलाएं हैं, 70 से 80 साल की महिलाएं रास्ते पर लेट गई। पुलिस को बोल रही थी यहाँ पर वो मोहन भागवत को लेकर आओ, जो RSS का प्रमुख है, उन्हें लेकर आओ, तभी हम यहाँ से हम हटेंगे। मेश्राम साहब को पहले छोड़ो, उसे हमारे सामने लाओ, मोहन भागवत। यानी इतना ये संगठन राष्ट्रीय लेवल का बहुत बड़ा संगठन है। इसमें महिलाएं बहुत ही ज्यादा मजबूती से काम करती हैं, पुरुषों की बराबरी से हम लोग काम करते हैं। ये क्यों करना चाहिए? महिलाओं का संगठन क्यों निर्माण होना चाहिए? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में जो महिलाओं की समस्याएं हैं, डेली कहीं ना कहीं न्यूज आ रही है कि महिला के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। हाल ही में 8 दिन पहले मुजफ्फरपुर, जो बिहार का एक जिला, वेस्ट बंगाल, दोनों राज्य आपसे सटे हुए थे, तो यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ। और हर 15वें मिनट पर हमारे देश में महिलाओं के साथ ये होता है। आज हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या जो कम है, उसका कारण है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन चल रहा है ना, भाई को राखी बांध रहे थे। अगर सही में भाई हमारे रक्षा करते तो क्या ये घटना होती? नहीं होती। फिर भी ये महिला नहीं समझ रही थी। तो महिलाओं को हमें जागरूक करना होगा, क्योंकि घटना इतनी खतरनाक है कि उस बिहार की जो हमारी बच्ची है, उसके स्तन काटे गए, ब्रेस्ट काटे गए,
प्राइवेट कार में चाकू से उसे मारा गया। सोचिए, ये हमारी बच्ची के साथ नहीं हुआ या हमारे घर में नहीं हुआ, तो क्या हमें चुप बैठना चाहिए? हम लोग जल्द ही इस पर आंदोलन करेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ के माध्यम से वो आपको बताया जाएगा। इसका हमें विरोध करना चाहिए। ये केवल ये दो ही घटनाएं नहीं है, हर 15वें मिनट पर सरकार या अपराधिक महिला के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर हम लोग दुनिया में अगर देखें, उसका लिस्टिंग करें तो सबसे खतरनाक भारत देश महिलाओं की। इतनी शर्मनाक बात कि दुनिया भर में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश भारत देश। पूरी दुनिया के सामने हमारी गर्दन झुक गई है। मणिपुर का कांड आपने सुना होगा, जो हमारे देश का एक राज्य है, 8-10 महीने तक जल रहा था, लेकिन हमें पता ही नहीं था क्योंकि मीडिया ने ये बातें हमसे छिपाई थी। और मीडिया चलाने वाले लोग ब्राह्मणवादी हैं। हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पिलर मीडिया है, लेकिन इसी मीडिया ने ये बातें हमसे छिपाई। 8 और 10 महीने बाद ये वीडियो हमारे सामने आया और पूरी दुनिया के सामने हमारी गर्दन शर्मसार हुई। हमारी महिला की कुकी और मती दो समुदाय के बीच एक झगड़ा लगाया गया, दोनों आदिवासी समुदाय के, और उसमें महिला के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। झगड़ा लगाया गया और उसका परिणाम महिला पीड़ित हुई। आप दुनिया का इतिहास उठा लो, दुनिया में जब भी कोई होता है ऐसा आंदोलन, लड़ाई, तो महिला के ऊपर ही ऐसा उसका परिणाम महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। तो हमारी बहन थी, हमारे खुद की, हमारे डीएनए थी, लेकिन उनके बीच में झगड़ा लगाने का काम ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने किया। उत्तर प्रदेश, मनीषा वाल्मीकि, आसिफा 6 साल की बच्ची, मंदिर में उसके साथ बलात्कार हुआ। मंदिर में कौन होता है? पुजारी। अकेला नहीं, अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, छोटी सी बच्ची थी। मुंबई की अभी ताजी घटना, इसी महीने में घर में झगड़ा हो गया तो महिला मंदिर में चली गई, रुक कर वहां जाकर बैठी, पुजारी से खाना दिया, पानी दिया, दोपहर में चाय दी, चाय में नशे की दवा मिला दी और उसके साथ रेप किया, उसे मारकर जंगल में फेंक। तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं को इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने केवल उपभोग की वस्तु मानी। मनुस्मृति के तहत महिला केवल उपभोग की वस्तु है। इतने गंदे कानून उन्होंने महिलाओं के लिए बनाए। कभी पढ़ने का मौका मिले तो मनुस्मृति को पढ़ो। मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई लोग बैठे हैं। बहुत गंदे कानून उन्होंने बना के रखे। उसी मानसिकता को चलते हुए आज हमारी महिला यहाँ पीड़ित हो रही है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, मर रही है। तो इसीलिए हमें मजबूती के साथ मैदान में उतरना होगा और संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। यानी पुरुषों के खिलाफ आंदोलन नहीं करना है। इस बात को भी समझ लीजिए, इस देश में महिलाओं के बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन वो ब्राह्मणवादी महिला उसका नेतृत्व कर रही है। महिलाओं का संगठन ब्राह्मणवादी महिलाएं कर रही है और किस तरह की वो महिलाएं आजादी चाहती है। जो बातें पुरुष करते हैं वो बातें महिलाओं को करनी है। जैसे कि पुरुष अगर शराब पी रहे हैं तो महिला की शराब पिएगी, पुरुष नशा कर रहे हैं तो महिला भी नशा करेगी, पुरुष व्यभिचार कर रहे हैं तो महिला भी व्यभिचार करेगी। इस तरह की आजादी हमें नहीं चाहिए। तो हम किस तरह की आजादी चाहते हैं साथियों? हम आजादी चाहते हैं कि स्वतंत्र, समता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो पुरुषों को मिल रहा है वो हमें मिले। यानी मान सम्मान की लड़ाई है। हमें पुरुषों की बराबरी से मान सम्मान की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ खड़े होने की लड़ाई ब्राह्मणवादी महिलाओं की तरह हमें नहीं लड़नी है। इस बात को हमें पहले क्लियर करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का आंदोलन है। नहीं तो घर जाकर हमारी महिलाएं हमारे भाई से झगड़ाते हैं कि आपकी वजह से हम लोग गुलाम हैं, आपको एक गुलाम है, हम तो दो तरह के गुलाम हैं। हमें घर जाकर हमारे साथियों से, भाइयों से झगड़ा नहीं करना है, बल्कि हमें महिलाओं को संगठित करना है। ज्योतिराव फुले जी और सावित्री माता फुले जी, अगर हम उनको अनुयायी मानते हैं तो हमें महिलाओं को संगठित
उसे इस संगठन से जोड़ना होगा, क्योंकि यही एकमेव ऐसा संगठन है जो हमारे आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। माननीय मेश्राम साहब ने ये मौका हमें दिया, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मौका दिया था, ये राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने का मौका हमें दिया है। इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड भी बनाया था। इसमें बहुत सारे महिलाओं के लिए कानून बाबा साहब ने बनाए, लेकिन ये हिंदू कोड बिल का विरोध भी उस वक्त की महिलाओं ने किया। यानी महिलाओं के दिमाग में गलत बातें हिंदू कोड बिल के बारे में डालने का काम ब्राह्मणों ने किया। तो महिलाओं ने बाबा साहब के खिलाफ, इस हिंदू कोड बिल के खिलाफ मोर्चे निकाले। यानी जिन महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था, उस हिंदू कोड बिल के खिलाफ वो महिलाओं ने मोर्चे निकाले। जिन्होंने बाबा साहब को जिंदाबाद जिंदाबाद करना चाहिए था, वो महिलाएं बाबा साहब को मुर्दाबाद कर। बाबा साहब परेशान हो गए कि जिन महिलाओं का मैं उद्धार करना चाहता हूँ, वो महिलाएं इस हिंदू कोड बिल के खिलाफ क्यों है। तो जब मोर्चा बाबा साहब के पास आया, तो बाबा साहब ने अपने सिपाही को भेजा, चपरासी को भेजा और बोले कि जाओ, तुम जो नेतृत्व करने वाली मोर्चे की महिलाएं हैं, उनको मेरे सामने लेके आए। तो आ गई 2-4 महिलाएं, बाबा साहब ने उनको उठाया, पानी वगैरह दिया और उनको पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो महिलाओं ने बताया कि आप इस तरह से धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, हमें हमारे पति से अलग करने का कानून बना रहे हो। तो बाबा साहब ने फिर उन्हें जाकर वो हिंदू कोड बिल समझाया कि ये हिंदू कोड बिल क्या है। यानी अगर पति आपके साथ मारपीट करता है, आपके साथ अन्य अत्याचार करता है, तो आप उससे तलाक ले सकते हो, ऐसा कानून है। उस जमाने में छोटे छोटे बच्चों की शादी होती थी, बच्चियों की शादी बूढ़ों के साथ होती थी। तो जो उम्र से ज्यादा होता था वो पति मर जाता था, और बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां विधवा बन जाती थी। तो बाबा साहब ने ऐसा कानून बनाया था कि महिला अपना मनचाहा पति के साथ शादी कर सकती है। अभी हमारी बच्चियां हैं जो पसंद आया कोई शादी करती है, ये तो नहीं करती है। तो इस तरह का कानून बाबा साहब ने उस जमाने में बनाया था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महिलाओं की आजादी का बाबा साहब ये जो कानून बना रहे हैं, उससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। यानी महिलाओं को कानून अधिकार बाबा साहब दे रहे थे, तो ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो बाबा साहब ने महिलाओं को सब जो हिंदू कोड बिल था वो पूरा के पूरा समझाया। तो महिलाएं चौंक गई, बोली कि बाबा साहब हमें माफ करिए, हमारे घर के पुरुषों ने हमें गलत जो इन्फॉर्मेशन थी वो हिंदू कोड बिल के बारे में दी, इसलिए हम लोगों ने मोर्चा निकाला, हम आपसे माफी मांगते हैं। और जो महिलाएं मुर्दाबाद करते हुए आई थी, वो मुर्दाबाद करते हुए गई। लेकिन फिर भी ये हिंदू कोड बिल संसद में पारित नहीं हुआ। इस हिंदू कोड बिल का विरोध बहुत हुआ, और जो ब्राह्मणों का धर्मगुरु था, उस धर्मगुरु ने इस हिंदू कोड बिल के बारे में कहा कि ये हिंदू कोड बिल, यानी उन्होंने एक उदाहरण दिया हिंदू कोड बिल को। वो लोग गंगा के जल को पवित्र मानते हैं, तो ये गंगा जल इतना भी पवित्र क्यों ना हो, अगर वो नाली में से बहता हुआ आए तो क्या हम उसे प्राशन करेंगे। देखिए साथियों, इतना खतरनाक तरीके से बाबा साहब का उन्होंने विरोध किया, कितना अपमान किया, और किसके लिए किया, हमारे लिए किया। यानी वो क्या कह रहा था शंकराचार्य कि ये हिंदू कोड बिल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, महिलाओं के उद्धार के लिए क्यों ना हो, लेकिन ये एक अतिशूद्र यानी अछूत व्यक्ति ने इसे पेश किया है, इसे लिखा है, उसका स्वीकार क्यों करेंगे। बताइए बाबा साहब किसके लिए कर रहे थे, हमारे लिए, समस्त महिला वर्ग के लिए। वो ब्राह्मण महिला है, ओबीसी, क्षत्रिय, वैश्य जो भी है, शूद्र, सभी महिला वर्ग के उत्थान के लिए बाबा साहब ये कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब का अपमान इस व्यवस्था ने किया। इस अपमान का बदला हमारी महिलाओं को लेना चाहिए। जो महिलाएं आज नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, जो महिलाएं आज अच्छा कपड़ा अच्छा पहना पहनकर यहाँ आई है, उन महिलाओं को बाबा साहब के अपमान का बदला लेना चाहिए। जो सावित्रीबाई फुले ने झेला, हमारे लिए सहा, उसका बदला महिलाओं ने लेना चाहिए। क्योंकि उन्होंने किसके लिए किया, समस्त महिला वर्ग के लिए किया। सावित्रीबाई फुले अच्छे घर की बहू थी, ज्योतिराव फुले कोई गरीब नहीं थे, जमींदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, अच्छा खासा पैसा था, फिर भी उस पर
के बाहर निकले और आज उसका परिणाम हम यहाँ पर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। आज हमारी महिला राष्ट्रपति बनी, ज्योतिराव फुले जी की बदौलत बनी, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था का ज्ञान हमारी महिलाओं को नहीं है। इस व्यवस्था में हम लोग आज भी गुलाम, और इसी गुलामी को खत्म करने का काम हमारे महापुरुषों ने किया, वो आंदोलन उन्होंने चलाया। तो ये एहसास आपको होना चाहिए, ये एहसास मुझे है, इसलिए मैं घर से बाहर निकली हूँ, और ये एहसास मैं आपको दिलाने के लिए यहाँ तक आपके पास आई हूँ। लगभग 3000 किलोमीटर से ज्यादा मैं यहाँ पर आई हूँ। तो इस बात को हमें समझना होगा। आपको मेरे जैसा 3, 4, 5 हजार किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। आप आपके ही गाँव में, आपके ही कॉलोनी में, आपके ही मोहल्लों में, आपकी ही गली में एक काम करो, आप ही आस पड़ोस की रिश्तेदार महिलाओं को तैयार करो, आंदोलन को जोड़ो, क्योंकि हमें गांव तक जाना है, बूथ लेवल तक जाना है, ताकि हमारी महिलाएं आंदोलन से जुड़े। इस देश की व्यवस्था को बदलने का हम लोग एक जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, यानी व्यवस्था परिवर्तन हम लोग करना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन कोई ऐसा पेड़ में लगा हुआ आम या सेब नहीं है तो पका हुआ हाथ लगाया और आ गया। उसके लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें महिलाओं को तैयार करना होगा, बच्चियों को तैयार करना होगा, हमारे भाइयों को तैयार करना होगा, तब जाकर हमें आजादी मिलेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, 15 अगस्त को मनाया ना, मनाया कि नहीं? स्वतंत्र दिन मनाया। और आजादी जो थी वो केवल ब्राह्मणों की है। 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेज चले गए और भूरे ब्राह्मणों के हाथ में इस देश की सत्ता सौंप दी। यानी जो ब्राह्मण थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे, और यहाँ जो वर्तमान में SC ST OBC है, हम लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं। तो हमें क्या करना होगा? ब्राह्मण तो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए, लेकिन वर्तमान में हम लोग गुलाम हैं, तो ब्राह्मणों की गुलामी से हमें मुक्त होना होगा। क्योंकि हजारों साल पहले ये ब्राह्मण लोग जो है, ये विदेशी है, वो जो हमारे देश में आए, हजारों साल पहले आते वक्त केवल पुरुष आए, उनके साथ महिलाएं नहीं थी, केवल पुरुष आए, और यहाँ की महिलाओं का उन्होंने उपयोग किया और यहीं पर बस गए। उनकी घर की जो महिला है वो महिला हमारी ही है, उनका और हमारा DNA एक दूसरे से मिलता है। ब्राह्मण की घर की महिला और हमारा DNA एक दूसरे से मिलता है, लेकिन ब्राह्मण पुरुष जो है उनका DNA हमारे किसी भी जाति से नहीं मिलता। जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने इस बात पर रिसर्च किया कि ये ब्राह्मण लोग जो है उनका DNA भारत के किसी जाति के लोगों से नहीं मिलता, तो इनका DNA कहाँ मिल रहा है? यहाँ के किसी से नहीं मिलता। लेकिन हमारे जो SC है उनका DNA OBC से मिलता है, OBC जो है उनका DNA माइनॉरिटी से मिलता है, माइनॉरिटी का DNA शेड्यूल कास्ट से मिलता है, यानी सभी जातियों का DNA जो है वो एक दूसरे से मिलता है। लेकिन जो ब्राह्मण लोग हैं उनका DNA हमसे नहीं मिलता, तो उनका DNA पूरी दुनिया के DNA सैंपल वैज्ञानिक लोगों ने लिए और जांच की, उसका रिसर्च किया, तो ब्राह्मणों का DNA जो है वो यूरोप और रशिया के बीच में जो ऑक्सिनकोजी प्रांत है, जो काला समुद्र है, वहाँ के जो लोग हैं उन्हें यूरेशिया देश के लोग कहते हैं। तो यूरेशिया से ये लोग चलते हुए हजारों साल पहले हमारे देश में आए, और वहाँ के लोगों से हमारे देश के ब्राह्मणों का DNA मिलता है। ये साइंस ने सिद्ध किया, ये मैं मेरे मन की बात नहीं बोल रही हूँ, या हमारे कार्यकर्ता मन की बात नहीं बोल रहे, एविडेंस के साथ हम लोग कहते हैं कि इनका DNA यूरेशिया के लोगों से मिलता है। यानी हजारों साल पहले आए, उनके बाद मुगल आए, डच आए, पोर्तुगीज आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन आकर चले गए। 150-200 साल उन्होंने राज किया, लेकिन चले गए। लेकिन सबसे पहले जो विदेशी आर्य ब्राह्मण आया था वो आज तक हमारे देश पर बैठा हुआ है, देश में बैठा हुआ है, हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसी गुलामी को खत्म करने के लिए साथियों हमें इस व्यवस्था को समझना जरूरी है। इस व्यवस्था को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक संगठित शक्ति का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते। बाबा साहब को महिलाओं से खासकर बहुत उम्मीद थी। बाबा साहब एक भाषण में महिलाओं से बाबा साहब ने कहा कि ये मेरी माताओं, मेरी बहनों, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? हम लोग आपके पेट से जन्मे हैं, आपकी कोख से हमने जन्म लिया, और हम लोग गुलाम हैं, यानी आपके बच्चे गुलाम हैं, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्योंकि देखिए साथियों, माँ आजाद
बच्चे आजाद, माँ गुलाम तो बच्चा भी गुलाम। क्या गुलाम माँ आजाद बच्चे को जन्म दे सकती है? दे सकती है? नहीं दे सकती। तो आजाद माँ को, आजाद बच्चे को जन्म देने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? हमें हमारी गुलामी को खत्म करना होगा और संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। हमें ये मौका मिला है, इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की शिक्षा, रोजगार और हमारी बेटियों की सुरक्षा इस देश में खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। केवल इतना ही नहीं साथियों, 2019 में इस देश में एनआरसी का कानून आया था, अगर आप लोगों को याद है। एनआरसी के तहत हमारे पूर्वों का, इस देश का डिविडेंस हमें मांगा जा रहा था कि हम लोग इस देश के रहने वाले थे। तो इसका विरोध वापसी पर भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से किया। आसाम में 20,000 लोगों की एनआरसी हुई। कितने? 20,000। उसमें से एससी, एसटी, ओबीसी यही 16,000 थे और बाकी जो माइनॉरिटीज के मुस्लिम लोग थे वो केवल 4 से 5 लाख लोग। यानी इतनी बड़ी तादाद में एनआरसी हुई और एनआरसी के तहत लोगों के पास उनके पूर्वों के डॉक्यूमेंट नहीं मिले, यानी दादा नाना जो भी है उनके डॉक्यूमेंट नहीं मिले कि इस जन्म का दाखिला हमारे पास कैसे होगा। हमारे लोगों की डिलीवरी महिलाओं की तो घर में होती और तब कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता था पंचायत में वगैरह, तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने विदेशी करार दिया कि आप लोग इस देश के वासी हैं, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी के आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस देश के वासी नहीं। और उन्हें कहा डाला क्या पता है? डिटेंशन कैंप। अबे डिटेंशन कैंप क्या होता है? डिटेंशन कैंप यानी जेल में। जेल में जो लोग रहते हैं वो चोर, डकैत करने वाले लोग, दरोड़ा करने वाले लोग हैं, खूनी लोग हैं, लेकिन वो इस देश के नागरिक हैं। उन्हें पूरा अधिकार है कि सरकार उन्हें कपड़ा, रोटी की और अगर बीमार हो गए तो दवा पानी पूरा उन्हें देना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं। लेकिन डिटेंशन कैंप में आप नागरिक ही नहीं हो इस देश के, इसीलिए डाला जाएगा। और डिटेंशन कैंप में जब डाला जाएगा तो आपको दवा पानी, कपड़ा, रोटी देने का सरकार के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। यानी आप विदेशियों को आपको क्यों देंगे? आपने घुसपैठ की है हमारे देश में, ऐसा करार देकर आपको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। और ये डिटेंशन कैंप की जगह हर राज्य में तय हो गई। महाराष्ट्र के बॉर्डर से, जहां से मैं आई हूँ वहां गोवा राज्य सटा हुआ, बॉर्डर पे गए थे, तो हमारे गोवा राज्य में भी एक डिटेंशन कैंप की जगह तय हो गई। धीरे धीरे वो लोग एक एक कानून को खत्म कर रहे और नए नए कानून हमारे सत्यानाश में ला रहे। इस बात को हमें समझना होगा। देश की सेवा करने वाले सैनिकों को भी उस डिटेंशन कैंप में आसाम में डाला गया था। जब वो डिटेंशन कैंप से बाहर आए तो रो रहे, जन्म भर मैंने देश की सेवा की और मुझे विदेशी करार दिया गया। ये बहुत खतरनाक मामला है। बेशरम साहब ने इस बात का बहुत विरोध किया और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हमने पूरे देश में संदेश दिया कि हम लोग एनआरसी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीएनए के आधार पर करेंगे, क्योंकि हमारा सब लोगों का डीएनए एक है और ब्राह्मण का डीएनए विदेशी। यानी एनआरसी होगी तो ब्राह्मणों के साथ होगी। हम लोग तो इस देश के वासी हैं, मूल निवासी है, तो तब जाकर वो एनआरसी का कानून उन्होंने रोका। केवल रोका, उसे खत्म नहीं किया। शायद वो फिर से एनआरसी कर सकते। इस बात को हमें गंभीरतापूर्वक सोचना होगा कि हमारे मूल निवासी लोगों के साथ ये विदेशी ब्राह्मण किस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं। खासकर महिलाओं के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने तय करके रखे हैं। हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, हर दिन कोई ना कोई व्रत होता है, हर दिन कोई ना कोई पूजा होती है। लेकिन महिलाओं को ये बातें समझनी चाहिए कि हमारी आजादी किस चीज में है और हमारी गुलामी कहाँ मजबूत करने का काम ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोग इस बात को गंभीरतापूर्वक समझेंगे और हमारी समस्याओं का अगर हमें खत्म करना है, उसका हल अगर हमें चाहिए, हम लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ के माध्यम से ये हम लोगों को करना होगा। और माननीय वामन निशान साहब जो है ये हमें मौका दे रहे हैं, तो इस मौके का फायदा हमें लेना चाहिए।
और साथियों, जाते जाते मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगी। बागसिप और भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ के माध्यम से या सभी सहयोगी संगठनों के माध्यम से इस देश की व्यवस्था को हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं। तो इस जन आंदोलन में आप लोगों का भी साथ सहयोग हमें चाहिए। और ये जन आंदोलन, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई ऐसे ही नहीं लड़ी जाएगी। हम घर परिवार चलाते हैं तो हमें फंड की जरूरत होती है, हमें पैसे की जरूरत भी होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी संगठन है। इस संगठन को चलाने के लिए हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे विदेश जैसे जो लोग हैं, जो पूर्णकालीन प्रचारक, ऐसे बहुत सारे पूर्णकालीन प्रचारक आज संगठन को अपनी जिंदगी दे रहे हैं, अपनी जिंदगी दे रहे। सर एडवोकेट है, अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, लेकिन अपने घर परिवार को वो पैसा कमा कर दे सकते थे, फिर भी उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा और आज इस देश की व्यवस्था को बदलने का काम कर रहे हैं, पूर्णकालीन प्रचारक बन गए। हमारी जैसी महिलाएं जितना दे सकते हैं उतना समय हम लोग देना चाहते हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम 6 महीने के ऊपर तो हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। महिला होकर भी अपना परिवार छोड़कर यहाँ आए हैं, अपना समय समाज के लिए देना चाहते हैं, महिलाओं को तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब की बेटियां हैं, हम लोग सावित्रीबाई फुले की बेटियां हैं। हमें उनका आंदोलन आगे लेकर जाना है, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ये बच्चियां आगे जाकर क्या करेंगी? हमारे नाम से कूदेंगी, बोलेंगी कि मेरी माँ, मेरी नानी, मेरी दादी ने अच्छा खासा जिंदगी जिया, अच्छा खासा पैसा कमाया, अच्छे खासे गहने पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लोग क्या 4-4 वक्त का खाना खाते थे। लेकिन आज वर्तमान में जो हमारे हालात हैं, तो वो हालात के लिए मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी सभी लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने महापुरुषों का आंदोलन नहीं चलाया। अगर हम लोग आंदोलन नहीं चलाएंगे तो आने वाली जो बच्चियां हैं, उनका भविष्य खतरे में है और वो हमारे नाम से गालियां देंगे, हमारे नाम से भूखेंगे कि इन्होंने अपनी जिंदगी अच्छी खासी बसर की, लेकिन हमारे लिए हक अधिकार भी बचा के नहीं रखे। साथियों, जो हक अधिकार कमाने में हमारा दायित्व तो है नहीं। हमने क्या कोई आंदोलन चलाया, कोई आंदोलन लड़ा कि हमें हक अधिकार चाहिए? नहीं किया। बाबा साहब ने ऐसे ही हमें मुफ्त में दे दिए। तो इसीलिए हमारी महिलाएं उस बात को भूल रही है कि ये हमने कमाई नहीं है, लेकिन उसे गंवाने का भी हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम कमाते तो हम गंवा भी सकते थे, लेकिन जिसे हमने कमाया नहीं, उसे गंवाने का क्या हमारा अधिकार है? नहीं है। तो साथियों, ये जो हमें हक अधिकार मिले, उसे बचाने का हम लोगों को प्रयास करना है और इस आंदोलन को आगे लेके जाना है। इसीलिए हम लोग समाज से ही जो फंड है वो फंड निकालते हैं। समाज की लड़ाई है, टाटा बिरला अंबानी से हम लोग पैसा नहीं लेते, किसी कांग्रेस बीजेपी से हम लोग पैसा नहीं लेते। हम समाज की लड़ाई समाज के बलबूते पर ही लड़ना चाहते हैं, क्योंकि टाटा बिरला अंबानी से अगर फंड लेंगे तो लोग, देने वाले लोग क्या करते हैं? इशारा नहीं करते। किसी के इशारे पर हमें आंदोलन नहीं चलाना चाहते, इसीलिए समाज का इशारा है, तो समाज की लड़ाई समाज के बलबूते पर ही लड़ी जाएगी। जो बाबा साहब के आंदोलन की बदौलत आपके पर्स में जो पैसा आया, महिलाओं का अगर पारंपरिक पोशाक देखते हैं, साड़ी देखते हैं, तो क्या कहीं आपको जेब है? जेब है? साड़ी में जेब होती है क्या? नहीं होती है। यानी इस व्यवस्था ने हमें सत्ता संपत्ति से दूर रखा था। तो इसीलिए आज संविधान के माध्यम से हम लोग पर्स कैरी कर सकते हैं। हमारी बच्चियां जींस पैंट पहनती है, उसमें भी जेब होती है, यानी जेब में पैसा रखने का साधन हो सकता है, होता है, वो जो आंदोलन की वजह से है। इसीलिए जो हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत हमारे भाइयों के जेब में पैसा आया, हमारे पर्स में आया, हमारे घर में आया, तो उसका 5वां हिस्सा बाबा साहब बोलते थे कि समाज की लड़ाई के लिए देना चाहिए। तो यहाँ मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप लोगों का 1 रुपया भी अगर आप देना चाहते हो, यहाँ पर हम लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ 1 रुपये से लेकर जितना आप दे सकते हो उतना आप यहाँ देना चाहिए। फूल या फूल की पंखुड़ी आपकी आजादी की लड़ाई में आपको देना होगा। बाबा साहब के आंदोलन में अनपढ़ महिलाओं ने अपने गहने निकाल कर दिए। बाबा साहब, आप हमें आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे हो, ये हमारे गहने हैं, हमारा साथ चाहिए। इस बात को महिलाओं में ध्यान में रखना है और आपका
सक्रिय साथ सहयोग आप इस आंदोलन में देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे शांतिपूर्ण सुना। इसलिए धन्यवाद, आभार। जय मुनिया सिंह, जय जवाहर, जय हिंद।